वो अभी अभी घर में दाखिल हुआ था। थकान के मारे बुरा हाल था। ऊपर से नींद भी बुरी तरह आ रही थी। वो एक ज़रूरी केस में फंसा हुआ था जिसे पूरा करते करते उसे इस वक्त रात के 11 बज चुके थे। इतना थका हुआ था कि खाना बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। उसकी हमेशा से आदत थी कि वो खुद अपने लिए रात का डिनर बनाया करता था और सुबह का नाश्ता भी वो खुद ही अपने हाथों से बनाता था। बाहर का खाना उसे डाइजेस्ट नहीं होता था, उसकी तबीयत ख़राब होने लगती थी और खाना बनाने के लिए कोई शेफ वगैरह रखना नहीं चाहता था क्योंकि उसके आने जाने की कोई टाइमिंग नहीं थी। आज उसे शिद्दत से अपने घर वालों की याद आई थी, लेकिन ये पेशा उसने अपनी मर्जी से चुना था। हालांकि गांव में उसके बाप एक बड़े जमींदार थे। एक गांव पर नहीं बल्कि आसपास के सारे गांव पर उसके पापा सूरज मल्होत्रा का दबदबा था। लेकिन उसे गांव की जिंदगी और इस जमींदारी से कोई ज़्यादा शौक नहीं था। वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था और इसीलिए उसने शहर में आकर पढ़ाई की और फिर ट्रेनिंग लेकर वो अब पुलिस में एक ऊंचे पद पर कार्यरत था। इस वक्त भी वो एक बहुत ही ज़रूरी केस फाइनल करके घर लौटा था। फ्रिज में पड़ा 2 दिन पहले का खाना गर्म करके खाया और जल्दी से फ्रेश होकर सोने के इरादे से लेट गया क्योंकि उसने सुबह फिर ड्यूटी पर जाना होता था। अभी वो हल्की हल्की नींद में गया था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके घर का बाहरी दरवाज़ा खोला गया था। ये 3 कमरों का एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत मकान था जो उसके पापा ने ज़बरदस्ती उसे खरीद कर दिया था। हालांकि उसने अपने पापा से कहा था कि वो कोई छोटे मोटे फ्लैट पर किराए पर रह लेगा, लेकिन उसके बाप को ये कहाँ गवारा था कि सूरज मल्होत्रा जो इतने बड़े जमींदार थे, उनका बेटा और इतने रौब दबदबे वाले हैं, उनका बेटा एक किराए के फ्लैट में रहे। वो तो उसके लिए पूरा एक बंगला खरीदने वाले थे, लेकिन विराज की जिद पर उन्होंने ये छोटा सा 3 कमरों का मकान उसे खरीद कर दिया था जिसमें वो अकेला ही रहता था। अभी भी जब उसे महसूस हुआ कि उसके दरवाजे को खोलकर फिर अंदर से बंद किया गया है तो उसके कान खड़े हुए थे। उसके दिमाग में एक झमाका सा हुआ। उसे याद आया कि जब उसने अपनी गाड़ी अंदर पार्क की थी तो वो बाहर का दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। अपनी गलती पर उसे खुद गुस्सा आया था। एसपी विराज मल्होत्रा, तुम इतने लापरवाह कब से हो गए? उसने खुद को बुरी तरह डांट लगाई थी। केस सुलझाते हुए इस कदर थक चुका था कि उसे कुछ होश नहीं रहा था और बिना दरवाज़ा बंद किए ही अंदर दाखिल हो गया था। और अब उसे 100% यकीन था कि कोई उसके घर में दाखिल हुआ है। उसने एक पल भी गंवाए बिना जल्दी से अपनी पिस्तौल अपनी पैंट में लगाई थी और दबे कदमों बाहर की ओर आया था। पूरा हॉल सन्नाटे में डूबा हुआ था। उसके दरवाज़ा खोलकर बाहर आने पर ऐसा लगा जैसे एकदम शांति सी छा गई थी। अगले ही पल उसके कानों में पायल की हल्की सी छनकार की आवाज़ आई थी। उसके कान खड़े हो गए। ये पायल की आवाज़ उसके बहुत करीब महसूस हुई थी। इसका मतलब उसके घर में कोई लड़की थी। लेकिन भला उसके घर में किसी लड़की का क्या काम था? शायद मेरा वहम हो। उसने अपने सर को झटका था, लेकिन घर में कोई तो था। उसकी सिक्स्थ सेंस उसे अलर्ट कर रही थी और ये एहसास होते ही वो तुरंत अलर्ट पोजीशन में खड़ा हुआ था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? वो जो अपने घर के किचन में दीवार के साथ एक साया देखकर बुरी तरह से चौंक उठा था, उसके सामने आते हुए उसे पकड़कर जोर से दीवार पर लगाया था, मगर सामने एक नाजुक सी लड़की को देखकर पल भर के लिए चौंक गया था। वो अपने घर में एक लड़की की मौजूदगी पर बुरी तरह हैरान और परेशान हुआ था, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाला था और हैरत के समंदर से खुद को निकाला, जबकि सामने खड़ी उस लड़की की आंखें भी हैरत और डर से बड़ी हो गई थीं। सच सच बताओ, कौन हो तुम, वरना अभी के अभी ये सारी गोलियां तुम्हारे सर में उतार दूंगा। उसने अपनी जेब से झट पिस्तौल निकालकर उस नाजुक सी लड़की के सर पर रखते हुए बेदर्दी से कहा था, तुम कौन हो? वो लड़की जो गुंडों से जान बचाकर भाग रही थी और भागते हुए उसे इतनी रात में इसी घर का दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दिया और वो भागती हुई इस घर में आकर छुप गई थी। मगर अब अपने सामने इस आफत को देखकर उसके होश उड़ गए थे। उसे तो ये घर खाली लग रहा था, मगर अब उसके सामने घर का मालिक खड़ा था। उर्वशी के गले में गिल्टी से उभर कर गायब हुई थी। उसने जल्दी से थूक निगला और खुद को शांत रखने की कोशिश की। उर्वशी का सवाल सुनकर विराज मल्होत्रा के होंठों पर मुस्कान फैली थी। उसने तंजिया नज़रों से अपने सामने खड़ी उस छोटी सी लड़की को देखा था जो उसके सामने मजबूत बनने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैं एक शरीफ गुंडा हूँ, बदमाशों के साथ बदमाश और शरीफों के साथ शरीफ हूँ। अब तुम बताओ, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? विराज मल्होत्रा ने उसे घूरते हुए सख्त अंदाज में सवाल किया था।
और उसे बिन बुलाए मेहमान को देखा जो जाने उसके घर में कहाँ से आ टपकी थी। मैं पुलिस वाली हूँ। अगर सामने गैंगस्टर था तो इसका मतलब कि वो खतरे में थी। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और झूठ का सहारा लिया। वो डरी हुई सी कुछ सोचकर तेजी से बोली थी। और वशी की बात सुनकर विराज कुछ पल तो उसे हैरत से देखता रह गया, आंखें फाड़े देखता रहा। फिर अचानक ही उसका कह कहा गूंज उठा था। वो अचानक ही हंसा था। अगर तुम सच कह रही हो तो मुझे अपनी सच्चाई का सबूत दो। उसके झूठ से मजा लेते हुए विराज ने दिलचस्पी से कहा था। वो उसको यूं हंसते देखकर एक पल को शर्मिंदा सी हुई थी, मगर अगले ही पल उसकी खूबसूरत हंसी ने उसे इम्प्रेस किया था। उसकी हंसी बड़ी कातिलाना थी। वो उसकी हंसी के शहर के जादू में गुम हो गई थी। लेकिन लाख सामने खड़े बंदे की हंसी खूबसूरत थी, लेकिन उर्वशी को ये तो एहसास था कि वो उसके ऊपर हंस रहा है। और यह एहसास होते ही उसे गुस्सा आया था। शट अप! अगर तुम दोबारा मेरे ऊपर हंसे तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। उर्वशी ने उसके सामने अपने गुस्से का इजहार किया था। वो उसे अपना रौब भी दिखाना चाहती थी और उसे एहसास दिलाना चाहती थी कि वो कितनी बड़ी पुलिस ऑफिसर है। मगर सामने वाले पर उसके गुस्से का असर नहीं हुआ था। वो लगातार हंस रहा था, जबकि उसके हंसने से अब उर्वशी सच में परेशान होने लगी थी। उसकी हालत को देखते हुए विराज ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोका था। वो बहुत अच्छे से जान गया था कि सामने खड़ी ये लड़की उससे झूठ बोल रही है। भला कोई लड़की 19-20 साल की उम्र में कैसे पुलिस में भर्ती हो सकती थी, मगर वो उसके झूठ से मजे ले रहा था। अच्छा तुम बताओ, तुम कब से इस फील्ड में हो? विराज मल्होत्रा ने अपनी बियर्ड को सहलाते हुए उससे सवाल किया था। उर्वशी ने बर्दाश्त करते हुए उस गुंडे को देखा था जो पुलिस वाला बनने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मगर उर्वशी भी इतनी जल्दी हार मानने वालों से बिल्कुल भी नहीं थी। मैं पिछले 5 सालों से इस फील्ड में हूँ और तुम्हारे जैसे बहुत से गुंडों को जेल की हवा खिला चुकी हूँ। अब मेरा हाथ छोड़ो, वरना मैं तुम्हें भी जेल की चक्की पिसवा दूंगी। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। उर्वशी ने अपने सामने मौजूद विराज मल्होत्रा को धमकी दी थी। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मगर प्लीज़ तुम मुझे पुलिस के हवाले मत करना। विराज ने बनावटी डर का इजहार करते हुए उससे दूर होकर कहा था और साथ ही अपने हाथ खड़े कर दिए। उर्वशी ने उसे सख्त नज़रों से घूरा था। ठीक है, मैं तुम पर तरस खाती हूँ। उर्वशी ने जैसे उस पर तरस खाकर बहुत बड़ा एहसान किया था। बाय द वे तुम्हारी उम्र क्या है? विराज उसे दिलचस्प नज़रों से देखता हुआ बोला था। जी मेरी उम्र तो 20 साल है, उसने जल्दी से नासमझी में जवाब दिया था। उसकी उम्र बताने पर वो एक बार फिर हंसने लगा। यानी तुम्हारी उम्र 20 साल और तुम 5 साल से पुलिस लाइन में हो, मतलब 15 साल की उम्र में ही तुम पुलिस में भर्ती हो गई थी। उर्वशी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ था। तो इसमें इतना दांत निकालने वाली कौन सी बात है? कॉमन सेंस है तुम्हारे अंदर या नहीं? लड़की कभी भी अपनी असली एज नहीं बताती है। वैसे तो मेरी असली उम्र 28 साल है, लेकिन मैं भला अपने आप को 20 से ज़्यादा का क्यों बताऊं? वो अब सचमुच रुहासी होने लगी थी। ओके बाबा ओके, चलो मान लिया। अच्छा अब ये बताओ पुलिस लाइन में कौन से पद पर हो? उसके इतने सवाल जवाब सुनकर उर्वशी सच में परेशान होने लगी थी। देखो मिस्टर विराज, विराज मल्होत्रा नाम है मेरा। विराज ने उसे टोक कर अपना नाम बताया था। ओके मिस्टर विराज, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, मगर इससे पहले प्लीज़ मुझे कुछ खाने के लिए दे दें, बहुत भूख लग रही है। उर्वशी ने किचन में नज़र दौड़ाते हुए कहा, मगर उसे किचन में कुछ भी खाने पीने की चीज़ नज़र न आई थी। और विराज ने और भी दिलचस्पी से उसे देखा था। तुम तो एक रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर हो, विराज ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा था। और उर्वशी ने उसकी बात पर गुस्से से उसे घूर कर देखा। अगर मेरे सामने ज़्यादा बोलने की कोशिश की तो मैं सच में तुम पर रहम नहीं दिखाऊंगी, उर्वशी ने उसे धमकी दी थी। ठीक है, गुस्सा मत करो इंस्पेक्टर XYZ, उर्वशी नाम है मेरा। उसने झट से अपना नाम उसे बताया था। ओके मिस उर्वशी, तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। विराज मुस्कुराता हुआ फ्रिज की तरफ बढ़ा था और उसमें से खाने के लिए कुछ ढूंढने लगा। उसके फ्रिज में वही 2 दिन पहले की सब्जी रखी हुई थी। वो आज ही 2 दिन बाद घर आया था, इसलिए आज वो कुछ नहीं बना सका था। आधी सब्जी उसने खा ली थी और आधी बची हुई थी। उसने अवन में सब्जी रखी और उससे इंतजार करने का कहकर किचन से बाहर निकला था। कुछ देर के बाद वो हाथों में गर्मा गर्म रोटियां लेकर दाखिल हुआ था। उसने खाना उर्वशी के सामने रखा। उर्वशी उसकी इस कदर फुर्ती पर हैरानी से उसे देख रही थी। विराज ने उसे खाने का इशारा किया और खुद भी उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया।
उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। सुबह सिर्फ नाश्ता किया था, दोपहर को भी खाने का मन नहीं हुआ था और रात को संजय उसे डिनर के लिए होटल लेकर आया था, लेकिन उसने तो डिनर भी नहीं कर पाया था। उससे पहले ही वो मुसीबत में फंस गई थी। संजय का ख्याल आते ही उसका गला तक कड़वा हो गया था। खाने से फ्री होकर विराज ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा था और उसे यूं अपनी तरफ देखते पाकर उर्वशी ने कंधे उचका दिए। इस तरह से क्या देख रहे हो? क्या अब तुम मुझसे खाने के पैसे तो नहीं मांगने वाले? उर्वशी ने पानी का गिलास उठाकर अपने होठों से लगाते हुए कहा था। तुमने खाना खा लिया है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही है और अब तुम्हें घर से चलता करके दरवाजा बंद करके मैं सोना चाहता हूँ, विराज ने साफ अंदाज में कहते हुए उर्वशी को बाहर का रास्ता दिखाया था। उर्वशी ने परेशानी से उसकी तरफ देखा। बड़ी मुश्किलों से उसे छुपने के लिए कोई जगह मिली थी और अब वो सामने खड़ा आदमी उसे वहां से भी जाने के लिए कह रहा था। जितनी देर वो विराज के साथ रुकी थी, उसने ये तो पहचान लिया था कि सामने वाला इंसान कितना भी बड़ा गैंगस्टर क्यों ना हो, लेकिन उसकी आंखों में उसने अब तक कोई गलत रंग नहीं देखे थे। वो खुद को इस घर में सेफ महसूस कर रही थी। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, उर्वशी ने एकदम परेशान होकर कहा था। क्यों क्यों नहीं जा सकती? विराज ने हैरत से पूछा। उसने सोचा कि वो जितना इस लड़की को आम सी लड़की समझ रहा था, वो लड़की इतनी आम लड़की बिल्कुल नहीं थी। तुमने ही तो कहा था कि तुम एक गुंडे हो, तो अब मैं यहाँ रहकर तुम पर नजर रखूंगी ताकि तुम किसी को कोई नुकसान न पहुंचा दो। उर्वशी के जो कुछ समझ आया उसने वो कह दिया था। उसकी ये बात सुनकर विराज एक पल के लिए हैरान रह गया था। तुम यहाँ मेरे घर में रहना चाहती हो? विराज ने अविश्वास से उससे सवाल किया था, तो उर्वशी ने जल्दी से सर हाँ में हिलाया और विराज ने सोचते हुई निगाहों से उसे देखा था। ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो। विराज ने कुछ सोचकर उसे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। वो अपने हुलिये और अपनी बातों से किसी अच्छे घराने की लड़की लग रही थी, मगर न जाने क्यों वो इस तरह से ये सब कर रही थी। विराज को कुछ समझ नहीं आ सका, लेकिन विराज को उसके बारे में जानने की उत्सुकता हुई थी और वो उसके बारे में तभी जान सकता था जब वो उसके घर में रुकती। मुझे कहाँ सोना है बता दो, मैं पहले ही भाग भाग कर बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, उर्वशी ने थके हुए शब्दों में कहा। विराज उसकी बात सुनकर चौंका था, मगर उसने उर्वशी को टोका नहीं था। वो शक्ल से ही बहुत थकी हुई लग रही थी। वहाँ सामने वाले कमरे में जाकर सो जाओ, विराज ने हॉल की तरफ बने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। उर्वशी ने सर हाँ में हिलाया और फिर कमरे की तरफ जाने लगी, मगर जाते जाते वो कुछ सोच कर रुकी थी। तुम्हारे बाकी घर वाले कहाँ हैं? मतलब कि तुम्हारी बीवी बच्चे घर पर नहीं है क्या? उर्वशी ने आसपास देखते हुए उससे सवाल किया। विराज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरी अभी शादी नहीं हुई है, तो बीवी बच्चे कहाँ से आएंगे? विराज ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा था। विराज की बात सुनकर उर्वशी की आंखें फैली थीं और उसने बेयकीनी से अपने मुंह पर हाथ रखा। क्या अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई? उर्वशी अपनी जगह से 2 कदम आगे बढ़ी थी और गौर से विराज को देखने लगी। उसके इस तरह चीखने और हैरान होने पर विराज बुरी तरह से झुंझलाया था। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? विराज ने बर्दाश्त करते हुए सवाल किया। मैं तो समझी थी तुम शादीशुदा हो और 2-4 बच्चे तो तुम्हारे होंगे ही, उर्वशी ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा था। उसकी बात सुनकर विराज ने चिढ़ते हुए उसकी तरफ देखा। क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ 2-3 बच्चों का बाप? विराज ने मुंह बिसूरते हुए जवाब दिया। तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा मशवरा दे रही हूँ। अगर तुमने 2-4 साल और शादी नहीं की तो तुम्हें कोई भी लड़की नहीं मिलेगी, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अभी तुम्हारी शादी होने की कुछ चांस बाकी हैं। तुम भले गुंडे हो, मगर अच्छे खासे दिखाई देते हो तुम। अगर किसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज करोगे तो कोई भी लड़की तुम्हें इनकार नहीं करेगी। उर्वशी ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी तरफ से बहुत अच्छा मशवरा दिया था। मुझे जब शादी करनी होगी मैं कर लूँगा, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक बात अब मेरी कान खोल कर सुन लो, तुम सुबह सुबह यहाँ से चलती फिरती नजर आओ, विराज ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा था। उर्वशी की बातों ने उसे गुस्से से भर दिया था। उस छोटी सी लड़की के पास गज भर की लंबी जबान थी। अरे इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मैं तो तुम्हें सिर्फ सलाह दे रही थी, और वो भी फ्री में, उर्वशी ने उसे चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया था। तो विराज ने उसे सिर्फ घूर कर देखा था। उसे जल्दी ही इस लड़की का कोई इंतजाम करना था।
वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे अकेला समझकर कमज़ोर समझने की गलती हरगिज भी मत करना। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। उर्वशी ने विराज की तरफ देखते हुए उसे डराने वाले अंदाज में कहा था। उर्वशी की बात का मतलब समझकर विराज मल्होत्रा के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। तुम तो पुलिस ऑफिसर हो, तो तुम्हें मुझ जैसे गुंडे से डरने की क्या जरूरत है? विराज ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा था। मैं क्यों डरूंगी तुमसे? मैं तो तुम्हें वार्न कर रही थी, उर्वशी ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा था, और कमरे का दरवाजा खोलकर उसमें गायब हो गई और अंदर से दरवाजा अच्छे से लॉक भी कर लिया। विराज काफी देर तक वहीं बैठा उसके बारे में सोचता रहा। उसे वो लड़की समझ नहीं आई थी। वो न जाने क्यों उससे झूठ बोल रही थी। वो अपने बारे में सच नहीं बता रही थी। उर्वशी की आंख खुली तो उसकी नज़र सीधी घड़ी पर पड़ी थी। घड़ी सुबह के 8 बजा रही थी। ये देखकर उसने बुरा सा मुंह बनाया था। उसने दोबारा से सोने की कोशिश की, मगर अगले ही पल एक ही झटके से उठकर बैठी थी। उसने घबराकर इधर उधर देखा तो उसे ख्याल आया कि वो तो इस वक्त किसी और के घर में मौजूद थी। ये घर, ये कमरा उसका नहीं था। ये सोचकर उसका दिल भारी हुआ था। वो बेमन से उठकर बैठी थी। बाहर लॉन्च से खटपट की आवाज़ें आ रही थीं। वो अपने बालों को जूड़े में लपेटती हुई बेड से उठी थी और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई थी। ये आवाज़ें किचन से आ रही थीं। वो हैरान सी किचन की तरफ बढ़ी थी। किचन से पराठों की खुशबू आ रही थी। अगले ही पल वो सामने का मंजर देखकर अपनी जगह बुरी तरह हैरान सी रह गई थी, क्योंकि विराज मल्होत्रा सामने ही तवे पर आलू के पराठे उलट पलट कर सेंक रहा था। उर्वशी की आंखें हैरत से फैल गई थीं। देसी घी की खुशबू पूरे किचन में फैली हुई थी। उर्वशी ने बहुत गौर से उसे देखा था। चौड़े मजबूत कंधों से होती हुई नज़र उसके सर के घने बालों पर गई थी, जो इस वक्त इधर उधर बिखर रहे थे। घनी मूछें और हल्की हल्की शेब उस पर खूब सज रही थी। लंबे चौड़े वजूद के साथ वो इस वक्त पूरे किचन पर छाया हुआ सा लग रहा था। खुद पर किसी की नज़रें महसूस करके उसने सर उठाकर देखा तो उर्वशी उसे ही देख रही थी। विराज ने आईब्रो उचकाई, मगर तब भी उर्वशी की मदहोशी नहीं टूटी। ऐसे क्या देख रही हो इंस्पेक्टर साहिबा? क्या नज़रों से कत्ल करने का इरादा है? विराज ने मुस्कुराते हुए उसकी मदहोशी तोड़ी थी। उर्वशी एकदम ही होश में आई और हड़बड़ाकर विराज की तरफ देखा था। नहीं, वो मैं बस देख रही थी। तुम ये सब कैसे कर लेते हो? उर्वशी ने कुछ शर्मिंदा होते हुए कहा। मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ? विराज ने पराठे तवे से उतारते हुए प्लेट में रखा था। तुम एक पराठा खाओगी या 2 पराठे? विराज ने दूसरा पराठा तवे पर डालते हुए कहा। 2 पराठे? उर्वशी की आंखें हैरत से फैली। मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जो तुम इतना हैरान हो रही हो? विराज ने मुस्कुराते हुए उसकी हैरत पर सवाल किया था। मैंने कभी नाश्ते में पराठे नहीं खाए, उर्वशी ने कंधे उचकाते हुए कहा। उसकी बात पर विराज को सदमा लगा था। क्या तुमने कभी नाश्ते में पराठा नहीं खाया? तो तुम जिंदा कैसे हो? विराज ने उसके सामने अपनी हैरत का इजहार किया। क्या मतलब तुम्हारी बात का? क्या सिर्फ पराठे खाने वाले लोग ही जिंदा होते हैं और जो पराठे नहीं खाते वो मर जाते हैं? उर्वशी ने नाराजगी से पूछा। हाँ, मेरे ख्याल में तो ऐसा ही है, विराज ने दूसरा पराठा उठाकर प्लेट में रखते हुए कहा और दोनों पराठे लेकर किचन के साथ लगी डाइनिंग टेबल पर रखे थे। अब आ जाओ, नाश्ता कर लो और यहाँ से जाने की तैयारी करो, विराज ने लापरवाही से उससे कहा था। मैं अभी यहाँ से कहीं नहीं जा रही। जब तक कि मुझे यकीन नहीं हो जाता कि तुम एक शरीफ गुंडे हो, तब तक मैं यहीं रहूँगी। उर्वशी ने कुर्सी घसीटकर बैठते हुए बहुत ही सुकून और ढिठाई से जवाब दिया था। और मैं तुम्हें ये क्यों साबित करूं कि मैं एक शरीफ गुंडा हूं? विराज ने अपने सीने पर हाथ बांधते हुए बड़े ही सुकून से उस छोटी सी लड़की की ओर देखा था, जो उसके घर में दाखिल होकर उसके घर पर कब्जा जमा चुकी थी, वो भी जबरदस्ती का, और साथ ही उसके दिल पर भी दस्तक दे चुकी थी। क्योंकि मैं एक पुलिस वाली हूँ और अपने देश की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं ऐसे कैसे तुम्हें आज़ाद छोड़ दूँ? पहले तो मुझे यकीन दिलाओ कि तुम्हारी गुंडागर्दी इस इलाके पर कोई बुरा असर नहीं डाल रही। उर्वशी ने पराठे का निवाला तोड़ा था और उसे मुंह में रखते हुए कहा। वो पराठा उसके मुंह में जैसे अपना स्वाद घोल गया था। अरे वाह, इतना मज़ेदार पराठा मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। उर्वशी ने विराज के बनाए पराठों की सच्चे दिल से तारीफ की थी, तो विराज भी धीरे से मुस्कुरा दिया। वैसे तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी बीवी बहुत खुश रहेगी जब तुम उसे ऐसे मज़े मज़े के पराठे बनाकर खिलाओगे, उर्वशी ने दिलचस्पी से कहा था। उसकी बात सुनकर विराज ने बर्दाश्त करते हुए गहरा सांस भरा।
ये लड़की जब से इस घर में आई थी उसकी शादी के पीछे पड़ी हुई थी। मुंह बंद करके नाश्ता करो, फिर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, विराज ने अपना गुस्सा बर्दाश्त करते हुए सख्त अंदाज में कहा था। तो उर्वशी ने उसे घूरा। तुम खुद को इतने बड़े गुंडे कहते हो और तुम्हें लड़कियों से बात करनी नहीं आती। उर्वशी को उसका इस तरह से बोलना बहुत बुरा लगा था। और तुम इतनी बड़ी पुलिस ऑफिसर हो तो तुम्हें इतना नहीं पता कि इस तरह मुंह उठाकर किसी के घर में नहीं घुसते हैं, और अगर घुस भी जाते हैं तो आराम से चले भी जाते हैं। तुम तो बिन बुलाए मेहमान की तरह सर पर सवार हो गई हो, और वो भी ऐसा मेहमान जिसे मैं जानता तक नहीं। विराज ने भी फौरन अपना हिसाब किताब बराबर किया था। अब लगातार उस लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उससे दो टूक बात करने का फैसला किया था। अगर वो लड़की विराज की जासूसी करने इस घर में आई थी तो विराज के हाथों उस लड़की का बुरा हाल होने वाला था। निवाला उर्वशी के गले में अटक गया था। उसे लग रहा था कि जल्दी ही उसकी सच्चाई खुल जाएगी, मगर वो भी इस घर से जाना नहीं चाहती थी। मुझे नींद आ रही है, मैं कुछ देर और सोना चाहती हूँ, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। उर्वशी फौरन अपनी जगह से उठी थी और अपने सर पर हाथ रखते हुए अपने कमरे की तरफ गई थी। विराज ने खुद पर बर्दाश्त करते हुए गहरी सांस भरकर उसे देखा था। विराज नाश्ते से फ्री होकर अपने काम पर निकल गया था। वो सादे हुलिये में ही पुलिस स्टेशन पहुंचा था। आज उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना था, क्योंकि जब तक उसे उर्वशी की असलियत साफ नहीं हो जाती वो अपनी पहचान को उसके सामने लेकर नहीं आना चाहता था। इसीलिए वो आज सादा हुलिये में ही चला आया था। सारा दिन वो बेहद बिजी रहा था, यहाँ तक कि उसे अपनी भूख का भी ख्याल नहीं था। देर रात कहीं जाकर वो फ्री हुआ था। उसे एकदम ही उर्वशी का ख्याल आया। उसने घड़ी में वक्त देखा तो घड़ी रात के 10 बजा रही थी। वो जल्दी से अपनी जगह से उठा था और गाड़ी की चाबियां उठाकर घर के लिए रवाना हुआ। वो तो सिर्फ सुबह नाश्ता देकर आया था। उसे घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसे यकीन था उर्वशी को कुछ भी बनाना नहीं आता होगा, तो उसने तो खाना भी नहीं खाया था। उसने रास्ते से खाने के लिए कुछ लेना चाहा, मगर उसे उर्वशी की पसंद के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो सीधा घर चला आया। वो घर में दाखिल हुआ तो घर में सन्नाटे का राज था। आसपास देखा, मगर कुछ ही फासले पर सामने का मंजर देखकर बुरी तरह चौंका था। उर्वशी सामने टेबल पर सर रखे बेखबर सो रही थी। उसने इस वक्त विराज के कपड़े पहने हुए थे। विराज के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो बिना आवाज पैदा किए अपनी जगह से आगे बढ़ा। उर्वशी के चेहरे पर उसके रेशमी बाल फैले हुए थे। विराज ने बिना सोचे समझे ही अचानक उसके चेहरे से बाल हटाए थे। उर्वशी थोड़ा सा कसमसाई, और उस वक्त तो विराज के दिल पर मोहब्बत ने हमला किया था। वो इस अनजान लड़की के कदमों में अपना दिल हार बैठा था। वो जाने कितनी देर तक खड़ा उसे देखता रहा। उसका मासूम सादा सा हुस्न विराज के दिल पर बिजलियां सी गिरा रहा था। वो इस वक्त विराज के कपड़ों में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। विराज की शर्ट उसे ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी थी। अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करते हुए उर्वशी ने पलकें खोली थीं। अपने सामने विराज को खड़ा देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई, और उसी पल विराज ने अपना दिल पूरी तरह से उस हसीन लड़की के कदमों में रख दिया था। वो ऊंचा लंबा मर्द एक छोटी सी नाजुक सी लड़की पर अपना दिल हार बैठा था। विराज ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा वक्त भी उसकी ज़िंदगी में आएगा जब वो किसी की जुल्फ़ों का कैदी बन जाएगा। तुम कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। उर्वशी ने अपनी जम्हाई रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा था। तुम अपने कमरे में जाकर सो जाती, यहाँ इस तरह से सोने की क्या ज़रूरत थी? विराज ने अपने शब्दों में नरमी लाते हुए कहा था। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था, उर्वशी मासूमियत से जवाब देने लगी। उर्वशी का जवाब सुनकर विराज को हैरत का एक जोरदार झटका लगा था। क्या तुमने मेरे लिए खाना बनाया? विराज ने उससे सवाल किया। उर्वशी ने जवाब देने की बजाय अपने सामने रखी डिश का ढक्कन उठाया। उसमें सब्जी टाइप का कुछ था। विराज को याद आया कि फ्रिज में फ्रोजन पनीर और मटर के पैकेट पड़े थे, और उर्वशी ने उसी पनीर और मटर से सब्जी बनाई थी। विराज को सख्त भूख लगी थी। वो सब कुछ भूल भाल कर खाना खाने के लिए बैठ गया, लेकिन पहला निवाला लेते ही उसके 14 तबक रोशन हुए थे। कानों से धुआं निकल गया। खाने में इस कदर मिर्च थी कि विराज को अपना मुंह जलता हुआ महसूस हुआ था। आंखों से पानी निकलने लगा। उसने हैरत से उर्वशी की तरफ देखा, जो बहुत खुशी से उसकी ओर देख रही थी। कैसा बना है खाना? उर्वशी ने खुश होते हुए सवाल किया।
जबकि विराज से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसने उसने अंगूठा ऊपर करते हुए उसे ओके का साइन दिया था और फिर जैसे उसने अगला निवाला लिया तो वो भी विराज के गले में अटक गया। उसने मुश्किल से निवाला गले के नीचे उतारा था और जल्दी से पानी पिया। मैंने आज पहली बार खाना बनाया है और देखो मैंने कितना अच्छा बनाया है। उर्वशी ने उसके जवाब देने से पहले ही अपनी तारीफ खुद की थी और खुद भी रोटी के साथ सब्जी का पहला निवाला अपने मुंह में रखा था, मगर अगले ही पल उसके कदमों से जमीन सरक गई थी। उसने बेयकीन निगाहों से विराज की ओर देखा था और फिर मिर्चों की तेजी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एक जोरदार खांसी का फंदा लगा था। विराज ने फौरन ही पानी का गिलास भरकर उसके सामने रखा था, मगर जब तक इतनी ही देर में उर्वशी की हालत खराब हो गई थी। मिर्चों की तेजी से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। आंखों से और नाक से लगातार पानी बह रहा था। विराज को इस पल वो बेहद हसीन लगी। ये खाना तुमने कैसे खा लिया विराज? उर्वशी ने बेयकीनी से विराज से सवाल किया था। विराज ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। तुमने इतनी मेहनत से खाना बनाया तो कैसे न खाता? वो लापरवाही से बोला था, जबकि उर्वशी उसे सिर्फ देखकर रह गई थी। अब वो प्लेटें समेटते हुए किचन में रख रही थी। हालांकि भूख तो दोनों को ही लगी हुई थी। तुम ये सब कुछ साफ करो, मैं बाहर से खाना लेकर आता हूँ। वो बोलते हुए बाहर निकल गया था। थोड़ी ही देर बाद दोनों बैठे खाना खा रहे थे। अच्छा अब ये बताओ, आज का पूरा दिन तुमने मेरे घर में बिता लिया, अब कल सुबह का क्या इरादा है? वो पानी पीते हुए बोला था। मतलब? वो जानकर भी अनजान बनी थी। मतलब ये कि अब कब तक जबरदस्ती का मेहमान बनकर रहना है? अब अपने घर की राह लो। उसने ये बात किस दिल से बोली थी ये वही जानता था। हालांकि उसका मन कर रहा था कि उर्वशी कभी उसके घर से न जाए, हमेशा उसके साथ रहे। मैंने आपसे कहा तो था, जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि आप एक शरीफ गुंडे। वो अप, वो अपनी बात पूरी करती कि विराज ने उसे हाथ के इशारे से रुकने के लिए कहा था। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं और न मैं तुम्हें यकीन दिलाने का पाबंद हूँ, इसलिए सुबह मेरे घर से चलती फिरती नजर आओ। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मैं किसी मुश्किल में फंसूं। उसके हुक्म देने अंदाज पर उर्वशी मुंह बिसूर कर रह गई थी। उसे गुस्सा भी आया था उसके इस तरह घर से भगाने पर। मन तो हुआ कि अभी इसी वक्त उसके घर से निकल जाए, लेकिन डर बुरी तरह हावी हुआ था। एक तो संजय और उसके आदमियों का डर, ऊपर से मौसम के तेवर भी बिगड़े हुए थे। ठीक है, मैं सुबह चली जाऊंगी, ज़्यादा एहसान मत दिखाओ। वो रूठेपन से कहती हुई चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि पीछे से विराज एक गहरी सांस लेकर रह गया था। रात का न जाने कौन सा पहर था कि हवा के जोर से खिड़कियां बजी थीं। उर्वशी की आंख झटके से खुली थी। उसका दिल धक से रह गया। कांपते कदमों से वो खिड़की के पास आई थी। उसने जल्दी से खिड़की को अंदर से बंद किया। मौसम खराब होने लगा था। हवाओं का शोर खिड़कियों से टकराता तो जैसे उर्वशी का दिल दहल जाता था। वो चुपचाप बेड पर आकर बैठ गई थी। अभी लेटने ही वाली थी, ऐसा लगा जैसे खिड़की पर कोई साया था। एक चीख उसके होंठों से निकली थी और इसी वक्त वो भागती हुई कमरे से बाहर निकली। उसी डर की हालत में उसने विराज के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीट दिया। विराज, जो सो नहीं रहा था बल्कि कोई केस स्टडी कर रहा था, एकदम दरवाजा खोला था। लेकिन अगले ही पल वो अपनी जगह जमकर रह गया था जब उर्वशी उसके गले से लिपट गई थी। इतनी जोर से उसके सीने से लिपटी खड़ी थी कि दोनों के बीच हवा का गुजर भी नहीं हो पाता। वो डर से बुरी तरह धीरे धीरे कांप रही थी। विराज, वो मेरे कमरे की खिड़की पर कोई है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। उर्वशी, होश में आओ, यहाँ कोई नहीं आ सकता। और कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़ा है? विराज ने उसे खुद से अलग करने की कोशिश की थी, क्योंकि वो किस तरह खुद को संभाले हुए था ये वही जानता था। चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ। उसने जैसे तैसे उर्वशी को खुद से अलग किया था। कमरे में आकर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। खिड़की खोलकर भी विराज ने बाहर की ओर देखा। सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। तुम्हें वहम हुआ होगा उर्वशी, आराम से जाकर सो जाओ, कोई भी नहीं है। नहीं विराज, मुझे डर लग रहा है। प्लीज़ मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं? मैं नीचे ज़मीन पर सो जाऊंगी, तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। वो बुरी तरह से डरी हुई थी। मौसम अच्छा खासा ठंडा था, लेकिन वो पसीने से भीगी हुई थी। उसकी हालत को देखते हुए विराज ने उसे अपने कमरे में सोने की इजाज़त दे दी। वो चुपचाप अपना तकिया लेकर सोफे पर लेट गई थी, जबकि विराज दोबारा से अपना लैपटॉप खोलकर अपना काम करने लगा था। विराज के कमरे में आकर उर्वशी को एक सुरक्षा का एहसास हुआ था। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में जा चुकी थी, लेकिन विराज का मन अब काम में नहीं लग रहा था। कुछ देर पहले
जब उर्वशी उसके सीने से लिपटी थी, वो एहसास उसके मन पर हावी होने लगा था। उर्वशी की छुअन एक नशा बनकर उसके वजूद में उतरने लगी थी। दिल एक नए अंदाज में धड़कने लगा था। उसने नज़र उठाकर सोई हुई उर्वशी की ओर देखा था। हल्की रोशनी में भी उसकी दूधिया रंगत दमक रही थी। गुलाबी होंठ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। विराज की शर्ट उसके बदन पर काफ़ी लूज थी। ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जहाँ से उर्वशी की खूबसूरती की हल्की झलक विराज के मन को बेचैन कर गई थी। उसने जल्दी से अपना लैपटॉप बंद किया था। अब और इस कमरे में रुकता तो शायद कोई पाप कर बैठता। वो चुपचाप कमरे से निकलता चला गया था और बाहर हॉल में सोफे पर जाकर सो गया। विराज मल्होत्रा के घर के बाहर कई गाड़ियां आकर रुकी थीं। विराज मल्होत्रा इस वक्त सोकर उठता बुरी तरह हैरान था कि इस तरह उसके घर पर कौन आ सकता है। उसने हॉल की खिड़की से बाहर देखा तो वो अपनी शर्ट पहनता हुआ नीचे लॉन्ज में आया था। अब उसके घर का दरवाजा जोर जोर से बजाया जा रहा था। उर्वशी भी कमरे से बाहर निकल आई थी, मगर उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ा था, जैसे वो दस्तक देने वाले को अच्छी तरह से जानती है। विराज ने एक नज़र उर्वशी के सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखा था और फिर आगे बढ़कर उसने दरवाज़ा खोल दिया, मगर सामने का मंजर देखकर हैरान हुआ था। उसके दरवाजे पर कई आदमी खड़े थे और साथ ही कुलदीप खन्ना साहब भी खड़े थे। इतनी बड़ी हस्ती को सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे पर देखकर विराज को हैरत का ठीक ठाक झटका लगा था। कुलदीप खन्ना की गिनती शहर के दौलतमंद लोगों में होती थी। विराज ने हैरान होते हुए कुलदीप साहब की ओर हाथ बढ़ाया था, मगर कुलदीप खन्ना ने बहुत ही तिरस्कार के अंदाज में उसकी तरफ देखा था और गुस्से से चुभने वाले अंदाज में सवाल किया, मेरी बेटी कहाँ है? तुमने कहाँ छुपा कर रखा है मेरी बेटी को? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम्हारी 7 नस्लें तक तुम्हें याद करके कांपती रहेंगी। कुलदीप खन्ना ने अपनी ठंडी और गजबनाक निगाहें विराज के चेहरे पर जमाई थीं, जबकि कुलदीप खन्ना का सवाल सुनकर विराज ने अचानक ही गर्दन घुमाकर एक कोने में डरी सहमी सी खड़ी उर्वशी को देखा था और फिर अपने ख्यालों को झटक दिया। उर्वशी इतने अमीर, इतने पहुंच वाले आदमी की बेटी होकर उसके घर में घुसकर क्यों आई थी? उसने इस ख्याल को झटक दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी को नहीं जानता और आपकी बेटी मेरे पास क्या करेगी? विराज ने ना समझी से जवाब दिया था, जबकि कुलदीप खन्ना ने अपने आदमियों को इशारा किया था और उनका इशारा पाते ही कुलदीप खन्ना के पीछे खड़े आदमियों ने विराज को धक्का दिया और उसके घर में दाखिल हुए थे। विराज को समझ नहीं आ सका कि ये सब क्या हो रहा है, जबकि उर्वशी दीवार के साथ लगी सहमी हुई सी खड़ी थी। कुलदीप खन्ना की नज़र भी उर्वशी पर पड़ चुकी थी। उनकी मुट्ठियां गुस्से के मारे सख्ती से आपस में भिंची हुई थीं। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई बाप की इज्जत को यूं उछालते हुए? कुलदीप खन्ना उर्वशी को अपने सामने देखकर उस पर बुरी तरह से बरस पड़े थे। उर्वशी की आंखों से आंसू बहने लगे। कुलदीप खन्ना सख्त नज़रों से बेटी को घूर रहे थे, जबकि विराज के कदमों से जमीन सरक गई थी। उसने बेयकीन नज़रों से उर्वशी की ओर देखा था। वो उससे झूठ बोलती रही थी। वो तो उर्वशी को कोई जासूस समझ रहा था, मगर वो तो इस शहर के सबसे अमीर आदमी की इकलौती बेटी थी और उसके घर में छुप कर रह रही थी। विराज को अचानक ही अपनी लापरवाही पर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। उसने पहले ही इसके बारे में मालूमात क्यों नहीं निकलवाई थी? उसने उर्वशी को कोई आम सी लड़की समझ लिया था। उर्वशी की नज़रें भी उस वक्त विराज की तरफ उठी थीं। वो शायद उससे मदद की विनती कर रही थी, मगर विराज एक बाप के सामने क्या ही कर सकता था? वो खामोश खड़ा तमाशा देख रहा था। बताओ, तुम किससे पूछकर घर से भागी थी? घर से निकलते हुए क्या तुम्हें एक बार भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया, जो तुमने मेरी इज्जत को यूं बीच चौराहे पर लटका कर 2 कौड़ी का कर दिया? कुलदीप खन्ना अपनी बेटी पर बुरी तरह से चीखने लगे थे। उनके इस तरह से चीखने चिल्लाने पर उर्वशी का दिल बुरी तरह से सहम गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होंठ बिल्कुल खामोश थे। अब खामोश क्यों खड़ी हो? जवाब दो। किसकी शय पर तुमने इतना बड़ा कदम उठाया कि तुमने अपने बाप की इज्जत के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा? कुलदीप खन्ना ने बेहद अफसोस से अपनी बेटी की तरफ देखा था। उर्वशी, क्या तुम इनकी बेटी हो? अब बहुत देर के बाद विराज के होश ठिकाने आए थे तो उसने उर्वशी से सवाल किया, क्योंकि वो सच्चाई उर्वशी के मुंह से सुनना चाहता था, जबकि उसके आंसू तो सब कुछ कह रहे थे और उसकी खामोशी चीख चीख कर बता रही थी कि वो वाकई कुलदीप खन्ना की बेटी है। विराज का सवाल सुनकर उर्वशी अपना सर और भी झुका गई थी। उसने विराज से कई झूठ बोले थे, क्योंकि वो अपने घर वापस जाना नहीं चाहती थी।
अगर वो विराज को बता देती कि वो कुलदीप खन्ना की बेटी है तो विराज कभी भी उसे अपने घर में जगह नहीं देता, और इसीलिए उसने विराज से झूठ बोला था। तुम क्या मासूम बनकर मेरी बेटी से सवाल कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि वो मेरी बेटी है? मुझे सच सच बताओ, ये तुम्हारे घर पर क्या कर रही है और तुम दोनों के बीच रिश्ता क्या है? मगर अगर मैं प्यार से बात कर रहा हूँ तो इसे मेरी कमजोरी हरगिज भी मत समझना। मैं 2 मिनट में तुम जैसे 2 टके के इंसान का दिमाग सही कर सकता हूँ। तुमने तो बहुत सोच समझकर कुलदीप खन्ना की बेटी पर हाथ डाला होगा। सोचा होगा इतनी सारी जायदाद की इकलौती वारिस है, तुमने तो अपना फायदा ही देखा होगा। मगर ये मत भूलना कि मैं अभी जिंदा हूँ। मैं अपने होते हुए अपनी बेटी को तुम जैसे 2 टके के लड़के के हवाले नहीं करूँगा। कुलदीप खन्ना ने बेहद गुस्से और तिरस्कार से विराज को देखते हुए उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश की थी। उनकी बात सुनकर विराज के माथे के बल गहरे हुए थे। उसने बर्दाश्त से अपनी मुट्ठियां खींची थीं। जब उर्वशी ने घबराकर विराज की ओर देखा, पापा प्लीज विराज को कुछ मत कहिएगा। इस सब में विराज की कोई गलती नहीं है, बल्कि इस इंसान ने तो मुझे अपने घर में रहने की जगह दी है। उर्वशी पहली बार अपना मुंह खोल रही थी। पापा शब्द सुनकर विराज ने अचानक एक गहरी सांस भरी थी। वो वाकई कुलदीप खन्ना की बेटी थी। अब इस बात में कोई शक नहीं था। वो उसके घर में क्या करने आई थी, ये बात अब तक विराज को समझ नहीं आ सकी थी। तो तुम मुझे बताओ, तुम इस लड़के के घर में क्या कर रही हो? कुलदीप साहब ने सपाट शब्दों में उर्वशी से सवाल किया था। ये सवाल आपको संजय से करना चाहिए, उर्वशी ने अपनी नजरों का रुख बदलते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि सबके सामने कमजोर पड़े, मगर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैं संजय से क्यों सवाल करूं? मैं तुमसे सवाल करूंगा, क्योंकि तुम भागी हो, वो नहीं। वो तो तुम्हें अपने साथ डिनर के लिए लेकर गया था ना, तुम वहां से भाग गई थी। जानती भी हो कितना परेशान हुआ था वो बेचारा, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था उसने। कुलदीप साहब अपनी बेटी पर बुरी तरह से बरस पड़े थे। उर्वशी ने जख्मी नजरों से बाप की ओर देखा था और गहरी सांस भरकर खुद को शांत करने की कोशिश की। आप जिस इंसान की तरफदारी कर रहे हैं और जिसे बेचारा बोल रहे हैं, उस इंसान ने आपकी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। वो मुझे डिनर करवाने नहीं ले गया था, बल्कि वो मुझे अपने साथ एक होटल में लेकर गया था। मैंने उसके साथ होटल के कमरे में जाने से मना किया तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की और फिर मुझे जबरदस्ती घसीटते हुए कमरे की ओर लेकर जाने लगा, और फिर वहां ले जाकर उसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। वो तो भगवान की कृपा हुई कि मैं उसे छोड़कर भागने में कामयाब हो गई थी। मैं उसे वहां से धक्का देकर भाग आई तो उसने अपने आदमियों को मेरे पीछे भगाया था। मैं वहां से भागकर विराज के घर में जाकर छुप गई थी। उर्वशी ने रोते हुए सारी सच्चाई अपने बाप के सामने रखी थी, मगर कुलदीप खन्ना उसकी किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। झूठ मत बोलो उर्वशी, अपने किए का इल्जाम संजय पर डालने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। मुझे पूरा यकीन है कि संजय तुम्हारे साथ ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकता, और वैसे भी वो ये सब कुछ क्यों करेगा? तुम दोनों की तो अगले महीने शादी है ना, इसलिए मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं। तुम खुद को मासूम और सच्चा साबित करने के लिए उस बेचारे पर इल्जाम लगा रही हो, कुलदीप खन्ना ने ठंडे अंदाज में कहा था। तो उर्वशी ने दुख से अपने बाप की ओर देखा। वो उनकी बेटी थी, उनका खून थी, मगर कुलदीप खन्ना उसकी किसी भी बात पर यकीन करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, आपका खून हूँ। वो संजय आपका कुछ भी नहीं लगता है, और आपको मेरी बात का भरोसा नहीं? उर्वशी ने रोते हुए शब्दों में अपने बाप की ओर देखकर कहा था। कुलदीप खन्ना ने गुस्से से बेटी की ओर देखा। हाँ, मुझे तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। तुम शुरू से ही संजय से शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए शादी को तोड़ने के लिए तुम बहाने कर रही हो, मगर ये तुम्हारी भूल है। मैं संजय से तुम्हारा रिश्ता जोड़कर तुम्हारी शादी हर हाल में उसी से करूँगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। कुलदीप खन्ना अपनी बात पूरी करने लगे। पापा, मैं इसीलिए आपके पास नहीं आई थी, क्योंकि मैं जानती थी आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, उर्वशी ने दुख से कहा था। जबकि विराज खामोशी से खड़ा बाप बेटी की बातें सुन रहा था। वो भी हैरान था कि उर्वशी अपने घर जाने की बजाय यहाँ आकर छुप गई थी, मगर उर्वशी की आखिरी बात ने उसके सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। उसे अपने बाप पर यकीन नहीं था। वो जानती थी उसके पापा उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे, हर हालत में गलत का साथ देंगे, इसीलिए वो उनसे मायूस होकर घर नहीं गई थी। उसने अपने बाप के मुकाबले में एक अजनबी पर भरोसा करना ज़्यादा सही समझा था,
और उस अजनबी ने भी उस मासूम सी लड़की के भरोसे को चोट नहीं पहुंचाई थी। आपके लिए दौलत ही सब कुछ है। आपने दौलत की खातिर अपनी बेटी को बेचा है। फिर आप क्यों उस इंसान में कोई कमी देखेंगे या कोई बुराई नजर आएगी? वो इंसान तो आपके लिए हर बुराई से दूर है ना। उस इंसान ने आपकी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, तब भी वो इंसान आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी आंखों पर दौलत की पट्टी बंधी हुई है। उर्वशी तो जैसे फट पड़ी थी, मगर उसकी बातों पर कुलदीप खन्ना का कोई असर नहीं था। उन्होंने सर्द नजरों से बेटी को घूर कर देखा था। झूठ बोलना बंद करो और मेरे साथ घर वापस चलो। अगले महीने तुम्हारी शादी है और अब मैं तुम्हारा कोई भी ड्रामा बर्दाश्त नहीं करूंगा। कुलदीप खन्ना की सख्ती से कही हुई बातों पर उर्वशी की आंखों में आंसू और भी तेजी से बहने लगे थे, लेकिन उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए साफ अंदाज में कह दिया, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। उर्वशी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम इस छोटे से घर में इस 2 टके के आदमी के साथ रहना चाहती हो? कुलदीप खन्ना ने नफरत भरे अंदाज में एक तंजिया मुस्कुराहट विराज पर उछालते हुए कहा था। विराज ने भी मुस्कुराकर कुलदीप खन्ना की तरफ देखा, जो उसके हुलिये पर उसे जज कर रहे थे। कुलदीप खन्ना ने आगे बढ़कर उर्वशी का हाथ सख्ती से थामा था और उसे साथ लेकर घर से बाहर की तरफ चल पड़े थे। विराज ने उन्हें रोकना चाहा, मगर कुलदीप खन्ना के आदमी विराज के सामने आकर खड़े हो गए थे। उर्वशी ने पलटकर भीगी निगाहों से विराज की तरफ देखा था, मगर कुलदीप खन्ना के आदमी विराज को काबू कर चुके थे। उर्वशी अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसे अपना ये महल जैसा घर किसी कैद खाने से कम नहीं लग रहा था। कुलदीप उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर आ गए थे और उसके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी थी। उर्वशी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस तरह से शादी को रोके। वो हरगिज भी संजय से शादी नहीं करना चाहती थी, जिसे उसकी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी, जिसे उसकी इज्जत को अपने कदमों में रौंदने की पहले ही कोशिश की थी। वो कैसे उसकी इज्जत की परवाह कर सकती थी? उसने अपने आंसू पोंछे थे और अब वो तय कर चुकी थी कि वो ये शादी हरगिज भी नहीं करेगी। वो अपनी जगह से उठी थी और कमरे में अपना मोबाइल देखने लगी, और फिर अगले ही पल उसने विराज का नंबर मिला दिया। विराज ने अपना नंबर उसे तब दिया था जब वो पुलिस स्टेशन से आया था, और वो उसके इंतजार में वहीं टेबल पर बैठे बैठे सो गई थी। तब ये कहकर उसने उर्वशी को नंबर दिया था कि अगर मैं लेट हो जाऊं तो तुम मुझे फ़ोन करके पूछ सकती हो, लेकिन इस तरह रात देर तक मेरा इंतजार मत करना, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मैं कभी कभी पूरी रात भी घर नहीं आता। दूसरी तरफ घंटी जा रही थी, लेकिन विराज फ़ोन नहीं उठा रहा था। उर्वशी बेचैनी से पूरे कमरे में टहल रही थी। विराज, प्लीज फ़ोन उठा लो, उर्वशी ने खुद से कहा था। विराज ही अब उसका इकलौता सहारा बचा था। कुछ देर बाद ही कॉल उठा ली गई थी। दूसरी तरफ से विराज की आवाज़ सुनाई दी, हेलो। विराज की भारी आवाज़ सुनते ही उर्वशी के दिल में उमंग की रोशनी की किरण चमक उठी थी। उसने बेचैनी से विराज का नाम लिया था, विराज। उर्वशी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उर्वशी की आवाज़ सुनकर विराज बेचैन हो उठा था। उर्वशी, कैसी हो तुम? विराज ने बेचैनी से उससे सवाल किया था, मगर उर्वशी बेतहाशा रोने लगी थी। उर्वशी, इस तरह क्यों रो रही हो? कुछ हुआ है क्या? विराज ने परेशान होते हुए सवाल किया था, मगर उर्वशी और भी तड़प तड़प कर रोती रही। विराज उसके इस तरह से तड़प तड़प कर रोने पर बुरी तरह परेशान हुआ था। तुम मुझे परेशान कर रही हो, क्या कुछ हुआ है? बताओ मुझे, विराज ने थके हुए शब्दों में कहा था। विराज, तुम मुझसे शादी करोगे? उर्वशी ने रोते हुए शब्दों में सवाल किया था, जबकि उसका सवाल सुनकर विराज कुछ देर के लिए अपनी जगह पर जम सा गया था। वो उर्वशी से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था। उर्वशी, खुद को संभालो, विराज ने नरम अंदाज में कहा। विराज, तुम बस मुझे इतना बताओ, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? उर्वशी ने अपने आंसू साफ करते हुए जिद्दी शब्दों में सवाल किया था। उर्वशी, मैं एक मामूली सा गुंडा हूँ और तुम इतने अमीर इंसान की बेटी। हमारे बीच जमीन आसमान का फ़र्क है, विराज ने धीरे शब्दों में कहा था। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 3 दिन तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे रही, मगर इन 3 दिनों में मैंने तुम्हारी आंखों में एक बार भी अपने लिए हवस नहीं देखी। तुमने मुझे इज्जत दी है। मैं अपने जीवन साथी के रूप में तुम जैसे इंसान से ही शादी की ख्वाहिशमंद थी। मैंने कभी संजय जैसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के बारे में नहीं सोचा। उसकी नज़रों में मेरे लिए इज्जत नहीं है, मेरे लिए हवस है। जब मैं उसकी मर्जी करने से इनकार करने लगी तो उसने मुझ पर हाथ भी उठाया। मैं कैसे ऐसे इंसान के साथ शादी कर सकती हूँ?
वो बुरी तरह से रो रही थी और विराज को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका दिल मुट्ठी में लेकर मसल रहा हो। प्लीज उर्वशी, पहले रोना बंद करो, विराज ने उसे बहलाने की कोशिश की थी। नहीं, पहले तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझे लेने के लिए आओगे। मैं कभी भी उस इंसान से शादी नहीं करूंगी, चाहे मर जाऊंगी, उर्वशी ने किसी जिद्दी बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा था। विराज ने सख्ती से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो इस लड़की को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता था। तुम बुलाओगी तो मैं कैसे नहीं आऊँगा, विराज ने फीका सा मुस्कुराते हुए कहा था। विराज की बात सुनकर उर्वशी के दिल को सुकून मिला था। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी विराज, उर्वशी ने भीगे अंदाज में कहा था। और अगर मैं नहीं आया तो, विराज ने अजीब से अंदाज में उससे सवाल किया था। विराज का सवाल सुनकर उर्वशी के दिल की धड़कनें कुछ पल के लिए रुक सी गई थीं और फिर उसने खुद को संभाला। अगर तुम नहीं आए तो मेरा इस दुनिया में अच्छाई से भरोसा उठ जाएगा और शायद मैं संजय जैसे इंसान के साथ विदा हो जाऊं, लेकिन वो संजय जैसा घटिया इंसान मुझे हाथ लगाए इससे पहले ही मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। और अगर ऐसा न कर सकी तो जीते जी एक जिंदा लाश बन जाऊंगी, मैं खुद को खो दूंगी, मुझे खोने से बचा लो विराज, उर्वशी ने भीगे शब्दों में कहा था। उसके शब्दों की तड़प को विराज ने खुद पर गुजरते हुए महसूस किया था। उर्वशी दुल्हन बनी बैठी थी, लाल जोड़े में बेहद हसीन लग रही थी। उसकी नज़र दरवाजे पर टिकी हुई थी। विराज ने उससे वादा जो किया था कि वो उसे लेने जरूर आएगा, मगर वो अब तक उसे लेने नहीं आया था। उर्वशी ने एक पल के लिए भी अपनी निगाहें दरवाजे से नहीं हटाई थीं। यहाँ तक कि बारात आने का शोर मचने लगा था। उर्वशी का दिल जैसे डूब सा गया था, मगर उसे विराज के वादे पर पूरा यकीन था। उसे यकीन था विराज उसे लेने के लिए जरूर आएगा, मगर न जाने क्यों अंदर ही अंदर एक बेचैनी थी जो उसकी जान निकाल रही थी। वो जो अपने कमरे की बालकनी में आई तो घर के दरवाजे पर उसकी बारात खड़ी थी। सब लोग बारात पर फूलों की बारिश कर रहे थे। उसने फूलों की बारिश में संजय को भीगते हुए देखा था और संजय को देखकर उसकी आंखें गुस्से और नफरत से जलने लगी थीं। उस जालिम इंसान ने उस नाजुक सी लड़की पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा था, मगर उससे ज्यादा तो जालिम उर्वशी का बाप था, जो सब कुछ जानते बूझते भी अपनी बेटी का हाथ ऐसे इंसान के हाथों में दे रहा था जो उसकी फूल जैसी बेटी को मसलने में एक पल की भी देर नहीं करता। उर्वशी को लगा कि उसका दिल अभी धड़कना रुक जाएगा, मगर वो विराज का इंतजार करना चाहती थी। इतनी जल्दी उम्मीद की डोर को अपने हाथों से छोड़ना नहीं चाहती थी। उर्वशी वापस अपने कमरे में आई। वो आईने के सामने खड़ी थी, पूरी की पूरी सजी हुई, बेइंतहा हसीन लग रही थी, मगर उर्वशी की आंखों में आंसू थे, वीरानी छाई हुई थी। कुछ पलों के बाद कुछ लड़कियां अंदर कमरे में आईं और उसे नीचे ले जाने लगीं। उर्वशी को यकीन हो गया कि विराज अब नहीं आएगा, मगर वो अब भी उसका इंतजार करना चाहती थी। वो भारी कदमों से अपने कमरे से निकलकर नीचे की तरफ बढ़ी थी। उसे ले जाकर संजय के बराबर में बिठा दिया गया था। उसके चेहरे पर घूंघट पड़ा हुआ था। संजय ने जीत के नशे में उसकी तरफ देखा था। उर्वशी का दिल किया कि वो फूट फूट कर रोए, मगर वो खुद पर बर्दाश्त करके खुद को रोने से रोके हुई थी। वो इस वक्त तो खुद को कोस रही थी कि उसने क्यों विराज के सामने अपने आत्मसम्मान का सौदा किया। वो इंसान तो उसे दगा दे गया था, वो उसे लेने के लिए नहीं आया था। इसका मतलब साफ था कि उसने विराज की आंखों में अपने लिए जो जज्बात देखे थे उनकी कोई भी अहमियत नहीं थी। उसका दिल खून हुआ था, उसके भरोसे को ठेस पहुंची थी। उसने अपने खूनी रिश्तों से परेशान होकर एक अजनबी को पुकारा था और वो अजनबी भी उसे दगा देकर गया था। तरह तरह की सोचें उस वक्त उर्वशी को घेरे हुए थीं। पंडित जी सामने बैठे शादी की तैयारियों में बिजी थे। उर्वशी ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे पंडित जी शादी की रस्में शुरू करने लगे थे। वो जैसा जैसा कहते जा रहे थे उर्वशी वैसा वैसा करती जा रही थी। हालांकि उसका पूरा वजूद कांप रहा था, जबकि संजय तो खुशी खुशी सारी रस्में पूरी कर रहा था। अब तुम दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाओ। पंडित जी की आवाज़ सुनते ही उर्वशी का दिल जैसे 100 टुकड़ों में बट गया था। उसने एक आखिरी नज़र दरवाजे की ओर डाली थी। जहाँ मंडप लगा हुआ था वहाँ से दरवाज़ा साफ दिखाई दे रहा था। उर्वशी ने दरवाजे की ओर देखा और तभी उसका दिल उछलकर गले में आया था। विराज मल्होत्रा पुलिस की यूनिफॉर्म में उसी की तरफ चलता हुआ आ रहा था। उसके साथ कुछ पुलिस वाले और भी मौजूद थे, मगर उर्वशी की निगाहें तो विराज पर टिकी हुई थीं। पुलिस की वर्दी में वो बेहद स्मार्ट लग रहा था। उर्वशी तो खुशी के मारे उछल पड़ी थी। मतलब वो गुंडा नहीं था, वो तो पुलिस वाला था। उसके सारे अंदाज उसे एक एक करके याद आने लगे थे।
विराज ने भी उर्वशी को देख लिया था। वो सीधा मंडप की ओर आया था। ये शादी नहीं हो सकती, आवाज की भारी गूंज थी जो पूरे माहौल में गूंज उठी थी। कुलदीप खन्ना नागाबारी से आगे बढ़े थे, मगर अपने सामने विराज मल्होत्रा को खड़े देखकर एक पल के लिए चौंक गए थे। ये तो वही इंसान था जिसके घर से वो अपनी बेटी को लेकर आए थे। वो तो उसे कोई मामूली गुंडा समझ रहे थे, मगर वो तो एक पुलिस ऑफिसर था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुलदीप खन्ना ने नागाबारी से सवाल किया था। कुलदीप साहब, मेरे पास आपके होने वाले दामाद के खिलाफ अरेस्ट वारंट है, विराज ने संजीदगी से जवाब दिया था। क्या बकवास है ये? कुलदीप खन्ना ने गुस्से से कहा था। तमीज से बात कीजिए कुलदीप साहब, आप किसी गली के मामूली गुंडे से बात नहीं कर रहे, बल्कि एक एसपी से बात कर रहे हैं। अगर चाहूँ तो अभी आपको हवालात की सैर करवा सकता हूँ, विराज एकदम सपाट अंदाज में बोला था। कुलदीप खन्ना कुछ देर के लिए बेचैन हुए थे। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट कैसे हो सकते हैं? संजय ने भी तिल मिलाकर कहा था। जो कुछ भी आप करते रहे हैं ना, उसके सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। आपने कई मासूम लड़कियों को उठाकर देश से बाहर भेजा है, मेरे पास उन लड़कियों की लिस्ट भी मौजूद है, विराज ने सुकून से जवाब दिया था। तो संजय के चेहरे का रंग एकदम से पीला पड़ा था और फिर वो कुलदीप साहब की ओर मुड़ा। और अगला नंबर आपकी बेटी का था, आपको नहीं मालूम, मगर ये आपकी बेटी का नकली आईडी और पासपोर्ट बनवा चुका है और एक आदमी से वो आपकी बेटी का सौदा भी कर चुका है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये रहे आपकी बेटी के सारे नकली पासपोर्ट और कागजात वगैरह। विराज ने सारी चीज़ें कुलदीप खन्ना की तरफ बढ़ाई थी और ये सब देखकर तो कुलदीप खन्ना के कदमों से ज़मीन निकली थी। वो अपनी बेटी के मुकाबले में संजय पर भरोसा कर रहे थे, मगर इस इंसान ने उनकी पीठ में खंजर घोंपा था। विराज ने अपने साथ आए पुलिस वालों को इशारा किया था। उन्होंने आगे बढ़कर संजय को गिरफ्तार कर लिया। कुलदीप साहब अपनी बेटी से बहुत शर्मिंदा थे। वो विराज के सामने आए और उसका हाथ थाम लिया। आपने मेरी बेटी को बचाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत एहसानमंद हूँ। एक बात कहना चाहूँगा कि आपने जिस तरह मेरी बेटी को 3 दिन तक अपने घर में रखा और जिस इज्जत और मान के साथ रखा, इस बात का कायल तो मैं उसी दिन हो गया था जब मैं अपनी बेटी को लेने आपके घर आया था। लेकिन उस वक्त मेरी आंखों पर दौलत और संजय के भरोसे की पट्टी चढ़ी हुई थी जो मैं आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन अब जिस तरह आपने मेरी बेटी को बचाया तो मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। एक एहसान और कर दीजिए, मेरी बेटी का हाथ थाम लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये उसके हक में एक बेहतर फैसला होगा और उसके लिए अच्छा साबित होगा। आप कभी भी मेरी बेटी को कभी कोई दुख नहीं होने देंगे, कुलदीप खन्ना साहब ने उम्मीद भरे अंदाज में कहा था। जबकि विराज के मन की बात कुलदीप साहब ने कह दी थी। उसने उनके हाथ को थपकते हुए धीरे से अपना सर हिला दिया था और अब संजय की जगह विराज उर्वशी के साथ बैठा था। जहाँ कुछ देर पहले उर्वशी रो रही थी, उसका दिल तड़प रहा था। उसके अंदर तक जैसे अब एक सुकून उतर गया था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई थी। थोड़ी ही देर में शादी की रस्में फिर से शुरू हुई थी, जिनमें खुशी खुशी उर्वशी ने हिस्सा लिया था। और थोड़ी ही देर में शादी संपन्न हुई थी और वो विराज मल्होत्रा की पत्नी बन चुकी थी। उर्वशी की आंखों में आंसू भर आए थे। विराज ने एक नज़र उसके झुके चेहरे को देखा और उसके होंठों की मुस्कुराहट भी। उसने उर्वशी का कांपता हुआ हाथ थाम लिया था और उसका स्पर्श पाते ही उर्वशी के अंदर तक सुकून उतर गया था। वो उसे विदा कराकर अपने घर ले आया था। हालांकि उसने अपने माँ बाप को अभी तक अपनी शादी की खबर नहीं दी थी। वो कल सुबह उन्हें खबर देने का इरादा रखता था और अपने माँ बाप की मौजूदगी में धूमधाम से रिसेप्शन भी रखना चाहता था। कमरे में दाखिल हुआ तो वो उसके बेड पर पूरे हक से फैलकर सो रही थी। सुकून हो तो इन मैडम के जैसा, यानी इन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं कि आज इनकी सुहागरात है, बस मज़े से फैलकर सो रही हैं। उसे आने में जरा सा लेट हो गया था क्योंकि वो पुलिस स्टेशन चला गया था एक इमरजेंसी केस आने पर। और अब रात के 1 बजे वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसे सोता पाकर उसने बुरा सा मुंह बनाया था। वो ना धोकर फ्रेश होकर बाहर आया। तौलिए से बाल रगड़ता वो एक नज़र उर्वशी को देखता हुआ शीशे के सामने खड़ा था, लेकिन उर्वशी की नींद पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं हुआ था। तौलिया सोफे पर फेंकता हुआ वो उसके करीब आकर बैठा था। आज वो उसकी हो गई थी। वो पूरे हक से उसे छूकर महसूस कर सकता था और यह एहसास होते ही उसने सबसे पहले उसके गुलाबी होंठों पर अपनी उंगली रखी थी। जब उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, उसकी पहली नज़र उसके गुलाबी होंठों पर टिकी थी। इस वक्त उसका चेहरा मेकअप से साफ था। ज्वेलरी भी उतार कर उसने साइड टेबल पर रखी हुई थी। हल्की फुल्की नाइट ड्रेस में वो बेखबर सो रही थी।
उसके होठों की नरमी उंगली पर महसूस करता उसका दिल बुरी तरह बेखुद हुआ था और वो धीरे से उसके होठों पर झुक गया था। दोनों के होठों का टकराव हुआ तो जैसे विराज के सारे जज्बात जाग उठे थे। वहीं उर्वशी ने भी झट से आंखें खोल दी थीं। अपने सामने विराज को देखकर उसके चेहरे पर शर्म के रंग बिखरे थे और वो जल्दी से उठकर बैठी थी। उसका यूं घबराना देखकर विराज को हंसी आई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये वही लड़की है जो उसके सामने निडर अंदाज में बात करती थी। आप कब आए? वो अपने बाल कानों के पीछे करते हुए बोली थी। जब आप मीठी नींद में बेखबर सोई हुई थी तब। वो उसके करीब होता हुआ उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींच गया था। फिर दूसरा हाथ उसकी कमर के पास लपेटते हुए वो उसे खुद के और भी करीब कर चुका था। वो सीधा उसके सीने से जाकर लगी थी। तो इंस्पेक्टर साहिबा, इजाज़त हो तो ये बंदा अपने दिल को थोड़ा सा सुकून देना चाहता है। वो उसके नरम गालों को और फिर उसके होठों को अपनी उंगलियों से छूता हुआ बोला था। मैं कोई पुलिस वाली नहीं हूँ, उसने मुंह बनाते हुए कहा, जबकि विराज हंस पड़ा था। वो तो मुझे पहले दिन ही पता था, लेकिन अब एक पुलिस वाले की बीवी हो तो इंस्पेक्टर से कम भी नहीं हो। आपने झूठ क्यों बोला कि आप गुंडे हैं? तो तुमने कौन सा सच बोला था? धीरे धीरे विराज के हाथ उसके पेट पर फिसलते जा रहे थे। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, एक गुंडे से ही शादी कर ली? हाँ, क्योंकि वो गुंडा मेरे दिल को चुरा ले गया था। उस रात जब मैं डरकर तुम्हारे कमरे में दाखिल हुई थी और तुम्हारे सीने से लगी थी, मेरा दिल उस वक्त जोरों से धड़कने लगा था। और जब तुम मुझे कमरे में अकेला छोड़कर बाहर सोफे पर सो गए थे, तब मेरे दिल पर पूरे हक से अपनी मोहब्बत का फूल खिला चुके थे। जो इंसान औरत की इतनी इज्जत करता हो, वो सिर्फ और सिर्फ चाहे जाने के काबिल होता है। वो आराम से अपना सर उसके सीने पर टिकाते हुए बोली थी। और जो लड़की गुंडा समझकर उससे मोहब्बत कर सकती है, वो तो और भी ज़्यादा चाहत की हकदार है। और ये चाहत मैं तुम पर बरसाने की इजाज़त चाहता हूँ। वो उसे इजाज़त मांगती नज़रों से देख रहा था, जबकि उर्वशी ने शर्माते हुए अपना सर हाँ में हिलाया था। उसकी इजाज़त पाते ही विराज ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरा था और धीरे से उसके नरम होठों पर झुकता चला गया। थोड़ी देर बाद उसके होठों से अलग हुआ था। दोनों की गहरी सांसों की आवाज़ें कमरे में गूंजने लगी थीं। उर्वशी का चेहरा शर्म और जज्बात के रंग से लाल हो गया था। वैसे यार, तुम मुझसे 1 साल बड़ी हो, इस तरह तुम्हारा रौब मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही रहेगा। बड़ी? वो कैसे? इस बार वो परेशान हुई थी। अब तुम 28 साल की हो और मैं 27 साल का तो हूँ ना, तुमसे 1 साल छोटा और तुम मुझसे 1 साल बड़ी। वो शरारत से मुस्कुराया था, जबकि उर्वशी ने शर्मिंदगी से नजरें झुका लीं। वो तो मैंने झूठ बोला था, मेरी उम्र तो सचमुच 20 साल ही है। और विराज ने हंसते हुए उसे अपने सीने में भर लिया था। वो तो मुझे तुम्हें देखते ही अंदाजा हो गया था। वो एक झटके से उसके शर्ट के बटन खोलता हुआ उसे तकिए पर लिटा चुका था, जबकि उसकी जल्दबाजी पर उर्वशी हैरान हुई थी और अगले ही पल अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखकर बुरी तरह शर्माई थी। लेकिन विराज अब कहाँ रुकने वाला था। वो बुरी तरह मदहोश होते अपने कांपते दहकते होंठ उसकी नरम धड़कनों पर रख चुका था। उर्वशी को बुरी तरह मदहोश करता, खुद को सुकून देता, उसकी कमर में हाथ डालता है और उसे अपने ऊपर कर गया था। और अब वो बेड से टेक लगाए बैठा था, जबकि उर्वशी उसके ऊपर थी और उसके सीने पर सर रखे गहरी गहरी सांसें ले रही थी। जब विराज ने उसके कान में धीरे से सरगोशी की थी, यार तुम तो बहुत खूबसूरत हो, मेरे ख्यालों से भी ज़्यादा। उसके हाथ धीरे धीरे उर्वशी के नाजुक वजूद पर शरारत कर रहे थे और उस शरारत में उर्वशी बुरी तरह मदहोश होती गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपने नरम नरम से होठों से विराज को छू गई थी। उर्वशी के मदहोशी को देखते हुए वो उसे तकिए पर लिटाते उसके ऊपर बादल बनकर छाया था और उर्वशी को पूरी तरह संतुष्ट करता, खुद को भी सुकून देता। अब वो उसे बाहों में लिए लेटा था। वो रात उन दोनों के लिए बहुत खूबसूरत थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में दुनिया जहान के गमों को भूल चुके थे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसे ही नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।